नमस्कार। आपकी बात के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विभाकर। कर्नाटक विधानसभा का चुनाव शनिवार को आया था और उसमें कांग्रेस की जीत के मिलने के तुरंत बाद बीजेपी विरोधी जो दल हैं, राजनीतिक दल, उनमें सरगर्मी तेज हो गई है। रविवार को महाराष्ट्र में MVA की बैठक हुई शरद पवार के घर पे 2024 की चुनावी रणनीति बनाने के लिए सीटों के तालमेल को लेकर। वहीं सोमवार को ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की सर्वेसर्वा, उन्होंने संकेत दिया, बहुत बड़ा संकेत दिया, कांग्रेस के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का। नरमी दिखे उनके, जो कुछ भी उन्होंने बोला। उन्होंने बोला क्या? उन्होंने बोला कि वो कांग्रेस का समर्थन करने को तैयार हैं उन राज्यों में जहां पे कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, और कांग्रेस को अपनी पूरी ताकत उन्हीं राज्यों पे लगाना चाहिए जहां पे वो मजबूत स्थिति में है। लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं, जिन राज्यों में वो मजबूत है, वहाँ पे कांग्रेस को नहीं उतरना चाहिए मैदान में। वो मैदान रीजनल पार्टीज़ के लिए छोड़ देना चाहिए। तो ये थोड़ा अटपटा तो ज़रूर लगता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, वो क्या पश्चिम बंगाल जैसे राज्य को पूरी तरीके से छोड़ पाएगी? क्या उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से छोड़ पाएगी? लेकिन ये उन लोगों के बीच का मामला है। पहले तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनके इस बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है। तो पश्चिम बंगाल से जो कांग्रेस के जो लोकसभा में जीते हुए अधीर रंजन चौधरी बड़े नेता हैं वहाँ के, और प्रतिपक्ष के यहाँ सदन में, लोकसभा में वो नेता भी हैं। उन्होंने कहा कि दीदी ने तो कांग्रेस को बधाई तक नहीं दी कर्नाटक की जीत को लेके। वो तो कर्नाटक में प्रचार करने के लिए भी नहीं आए। समर्थन की अगर बात करती हैं तो कर्नाटक में तो वो प्रचार करने के लिए भी नहीं आई। यूपी गई, बिहार गई, लेकिन कर्नाटक नहीं आई। उन्होंने राहुल गांधी को नहीं बधाई दी और ना ही राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पे और उनके जो सदस्यता जब ख़त्म कर दी गई है कोर्ट के आदेश के बाद, तो उस पर भी आपने किसी तरीके की कोई बयान नहीं दिया उनके समर्थन में। तो ये फिर नरमी कैसे होगी और हम दो मुकाबला करेंगे। अधीर रंजन चौधरी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन दीदी के ये नरमी के पीछे का कारण क्या है? क्यों नरम पड़ गई? ये एक है। दूसरा कि वो बाकी राज्यों में कांग्रेस का समर्थन करेंगी, तो किन राज्यों में समर्थन करेंगी? कहाँ पे वो ताकतवर हैं? किस जगह पे उनके पास वोट है जो कि वो कांग्रेस को दे पाए या विपक्ष के किसी भी दूसरे पार्टी को वो दे पाए? मैंने 2019 का देखा वो आंकड़ा चुनाव आयोग के वेबसाइट पे कि तृणमूल कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ी देश भर में, किन किन राज्यों में लड़ी। बाकी पार्टियों के लिए भी देखा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की आज बात करते हैं। तो कुल मिला के 62 सीटों पर, 543 लोकसभा की सीटें होती हैं जिसके लिए चुनाव होता है, उसमें से 62 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ी, जिसमें से 42 सीटें सिर्फ पश्चिम बंगाल में। उसमें से वो 22 सीटें जीती। बाकी की जो 20 सीटें थीं वो 6 राज्यों में थी। त्रिपुरा में, असम में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में और अरुणाचल, अंडमान निकोबार आइलैंड में, माफ़ कीजिएगा, अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो इतने राज्यों में उन्होंने चुनाव लड़ा और कुल मिला के सभी इन 6 राज्यों की, पश्चिम बंगाल छोड़ के, करीब 2.5% वोट उनके पास आए। किसी भी राज्य में 1% भी वोट उन्होंने नहीं पाया।
तो वो फिर किस आधार पे, क्या वो मदद, किस तरीके का समर्थन, क्या ताकत वो कांग्रेस को या किसी और विपक्षी दल को, जो कि मिल के लड़ने की जो बात होती है, जो कई लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा कि अगर सब कोई मिल के लड़ेंगे, तो तृणमूल कांग्रेस कहाँ पे कांग्रेस को भी मदद करने की स्थिति में है। अब ये परेशानी उनके लिए क्यों बढ़ी, ये नरमी क्यों आई, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 42 में से 22 सीटें लेके नंबर 1 की पार्टी तो ज़रूर बनी, 43.5% के करीब वोट भी पाया। लेकिन दूसरे नंबर पे बीजेपी 18 सीटों के साथ और 40.5% वोटों के साथ रही। तो दोनों के बीच का डिफरेंस, अंतर महज 3% वोट का। वही कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट मिलके चुनाव लड़े तो उनको 2 सीटें मिली और दोनों कांग्रेस के खाते में आए, लेफ्ट फ्रंट के खाते कुछ भी नहीं आया। लेकिन दोनों को मिला के 13% के करीब वोट, जिसमें कांग्रेस अकेले 5.5% के करीब वोट है। तो दरअसल उन्हें कांग्रेस के उस वोट की दरकार है एक कुशन के तौर पे। और वो क्यों चाहिए, उसकी एकाएक ज़रूरत क्या पड़ गई? तो उसका कारण है कि अभी हाल में फरवरी के महीने में पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाईपोल में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था। तो ये अपने आप में कोई बहुत अचंभे की बात नहीं होती, ऐसा हो जाता है। लेकिन ये अचंभा इसलिए हुआ कि वो उस ज़िले में हुआ जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी ज़िला है, मुर्शिदाबाद का ज़िला है, और वहाँ पे कांग्रेस की जीत हो गई। तो इसका मतलब कि कांग्रेस को मुस्लिमों का वोट मिला। हालांकि तृणमूल कांग्रेस, ममता दीदी का ये कहना था कि ये साजिश थी बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट की, और उन सब ने वो एक साजिश के तहत जो है सो तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा दिया। ये थोड़ा सा समझ के परे हो जाता कि मुसलमान बीजेपी को लिए क्यों वोट करने के लिए जाएगा, बीजेपी का वोट वहाँ पे क्यों करेगा वो, और लेफ्ट फ्रंट वाला वोटर वो क्यों जाएगा, कैडर बेस्ड पार्टी का वोटर इस तरीके से अपना वोट क्यों ट्रांसफ़र करेगा। खैर, ये तो हारने के बाद हर तरीके के लोग बहानेबाजी करते, कोई ना कोई निकालते। लेकिन बात वहाँ पे हारने के साथ साथ एक दूसरा संकेत आया, कांग्रेस को यहाँ पे भी मिला। कर्नाटक में भी कांग्रेस को मेजॉरिटी वोट, करीब 90% वोट मुस्लिमों का मिल गया कांग्रेस को। जनता दल सेकुलर के हाथ में सीटें इसलिए कम आई, खुद एच.डी. कुमारस्वामी का ये कहना है कि चूँकि मुसलमानों ने कांग्रेस को ज़्यादा वोट दिया, पसंद किया, और इस वजह से वो हार गए। तो दीदी के लिए चिंता की बात कर्नाटक के मुसलमानों का वोट देना नहीं है, सिर्फ पश्चिम बंगाल में एक विधानसभा सीट पे ही वोट देना नहीं है। उनको ये चिंता है कि पश्चिम बंगाल में अगर ये आया, यहाँ पे 30% के करीब मुस्लिम आबादी है, तो उनका क्या होगा। तो यही कारण लगता है कि वो कांग्रेस को नहीं चाहती कि वो पश्चिम बंगाल में ज़्यादा ताकत लगा के चुनाव को लड़े, ज़्यादा सीटों पे लड़े। तो ये उसके पहले की कवायद है, अपनी जीत सुनिश्चित करने की ज़्यादा कवायद है। बीजेपी को हराने से ज़्यादा अपनी जीत को सुनिश्चित करना वो ज़्यादा इस समय दिमाग पर हावी है। लेकिन ये क्या लगेगा, ये पार्टियों को तय करना है किस तरीके का समीकरण बैठेगा। अभी तो बहुत वक्त है, करीब 8-9 महीने का वक्त है सारा कुछ तय करने का, लेकिन राह आसान नहीं है। तो इस अंक में सिर्फ इतना, आपसे लूँगा विदा। लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपकी बात के इस चैनल को, यूट्यूब के चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।